हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगरों के बारे में जाना। हम लोगों ने उनके बारे में ये जाना कि उनके खोजकर्ता कौन थे, आज की लोकेशन उनकी क्या है और वे किस नदी के किनारे बसे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताएं, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर था, सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम। जो सिंधु घाटी सभ्यता होते थे वे ग्रिड सिस्टम में बने होते थे, ग्रिड पद्धति में बने होते थे। अब आपके मन में यह सवाल होता होगा कि सर ग्रिड पद्धति क्या है, सर ग्रिड सिस्टम क्या है। तो हम ग्रिड सिस्टम को इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस फिगर में जो 1, 2, 3, 4 है ये सभी घर हैं और जो ये बीच वाला जो है ये एक चौक है या फिर एक चौराहा बोल सकते हैं, एक चौराहा है। और इस चौराहे में ये जो है ये रास्ते गए हैं और ये रास्ते समकोण पर एक दूसरे को काटती है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। तो इस तरह की जो पद्धति देखने को मिलती है उसे ही ग्रिड पद्धति कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगर इसी पद्धति में देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करें तो अगला है सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। कहीं गंदगी नहीं, पूरी तरीके से ढके हुए रहते थे और कहीं कहीं वैसे जगह बनाए होते थे जिनसे कचरे को साफ किया जा सके, नालियों को साफ किया जा सके। मतलब कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जल निकासी व्यवस्था बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आगे बात करें तो अगला है पक्की और अलंकृत ईंट का प्रयोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का या फिर अलंकृत ईंटों, अलंकृत कहने का मतलब कुछ डिजाइनिंग किया हुआ ईंटें, मतलब कुछ चित्र वगैरह बने हुए ईंटें, उस तरह के ईंटों का प्रयोग होता था घरों के निर्माण में। और इसका जो साक्ष्य हमें मिला है वो हमें कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। तो हम इसे याद रख सकते हैं, कालीबंगन मतलब बैंगल, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ मतलब डिजाइनिंग वाली होती है, तो ईंट भी हमको डिजाइनिंग वाले मिल गए। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। मतलब चूड़ियाँ भी अलंकृत होती है, डिजाइनिंग होती है इसीलिए। नेक्स्ट है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे वे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि इनके अपोजिट पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये सड़क है इसकी ओर दरवाजे नहीं खुलते थे बल्कि इनके पीछे खुलते थे। लेकिन लोथल ही एक ऐसा शहर था जिसमें सड़क जिधर है दरवाजे भी घर के उनके उधर ही खुलते थे। जैसे सड़क इधर है तो दरवाजे इधर खुलते थे। अब लोथल में है थल, थल मतलब लैंड, लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लैंड का इंपॉर्टेंट हिस्सा किधर है? रोड साइड का हिस्सा, ठीक है। तो उधर ही दरवाजे देखने को मिलते हैं। तो हम लोथल से याद रख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल था वहीं से हमें रोड साइड के दरवाजे देखने को मिलते थे। मतलब रोड साइड के रास्ते में घरों के दरवाजे देखने को मिलते थे, क्योंकि लोथल इसमें थल है, मतलब मेन पार्ट है थल। तो थल मतलब रोड साइड वाले घरों की बात हो रही है। और बाकी जितने भी और नगर थे उसमें हमें उल्टे साइड दरवाजे खुलते हुए दिखते थे। अब आगे बात करें तो अगला है शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत। जो शहर होते थे वे दो भागों में बटे होते थे, एक उच्च होता था और एक निम्न होता था। आगे बात करें उच्च भाग किलाबंद होता था, अपर पार्ट फोर्टिफिकेशन। तो शहर हम लोग जान गए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो शहर होते थे वो दो शहर होते थे, मतलब दो तरीके से बटे होते थे। एक होते थे उच्च और एक होते थे निम्न, एक होते थे निम्न। ये दो हिस्सों में बटे होते थे शहर, एक उच्च होते थे और एक निम्न होते थे। अब उच्च में क्या करते थे तो इसको फोर्टिफिकेशन किया जाता था। उच्च को फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, घेरेबंदी करके रखा जाता था, बाकी निम्न को वैसे ही रखा जाता था। आगे बात करें तो अपवाद, एक अपवाद क्या है? कालीबंगा दोनों भागों में किलेबंदी। तो इसमें एक अपवाद क्या है? जिस तरीके से हम लोग को लोथल में क्या मिला कि लोथल एक ऐसा नगर था जिसमें दरवाजे रोड साइड खुलते दिखते हैं, बाकी शहरों में, बाकी नगरों में दरवाजे अपोजिट उल्टे साइड खुलते हुए दिखते हैं। तो उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का जो उच्च एरिया होता है, उच्च सदन होता है, उसमें क्या होता है? किलेबंदी होता है और निम्न वाले में नहीं होता है। लेकिन कालीबंगा ही एक ऐसा एरिया था जिसमें हमें दोनों में किलेबंदी देखने को मिलता है।
उच्च वाले में भी किलेबंदी और निम्न वाले में भी किलेबंदी। अब हमें इस अपवाद को कैसे याद रखें, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। किलेबंदी, किला, काली मतलब काला काला दोनों मारा है, मतलब किलेबंदी की बात कहाँ दोनों में किया गया, अच्छा किले मतलब काला काला, अच्छा कालीबंगा कालीबंगा काली किले, मतलब एक जैसा वर्ड देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस शहर में दोनों सदनों में दोनों में किलेबंदी देखने को मिलती है, उच्च में भी और निम्न में भी, तो कालीबंगा। कालीबंगा से हमें 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला तो यहाँ से हमें कालीबंगा बैंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलंकृत होते हैं। तो यहाँ पे हमें अलंकृत ईंटें भी देखने को मिले हैं, डिजाइनिंग वाले ईंटें भी देखने को मिले हैं। और लोथल से हमें क्या हुआ है पता चला है, तो लोथल से हमें ऐसे चीज मिले हैं जो घर होते थे वो क्या होते थे, वो रोड साइड खुलते थे उनके दरवाजे, बाकी में रोड साइड में नहीं खुलते थे। अब अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अब बात करें तो हमें मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार द ग्रेट बाथ मिला है, जिसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, चौड़ाई है 7.01 मीटर है और जो गहराई है उसकी 2.43 मीटर है। इस तरह के स्नानागार हमें जो मोहनजोदड़ो मूवी है वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ एक जगह सीन है जिसमें इस तरह के स्नानागार दिखाए गए हैं। तो अब हमें इसे याद कैसे रखें, तो मोहन क्या करता है, मोहन को नहाने का बहुत शौक है, स्नान करने का बहुत शौक है, तो इसलिए उसने क्या किया, एक बड़ा सा स्नानागार बना लिया। तो हम आराम से याद रख सकते हैं, जैसे स्नानागार की बात आएगी तो किसको नहाने का शौक है, तो मोहन को नहाने का बहुत शौक है, यानी मोहनजोदड़ो। तो इस तरीके से हमने इनकी नगरीय विशेषताएं समझ ली कि इसमें क्या है, तो एक ग्रिड पद्धति होती है। नगरीय विशेषताओं में सिंधु घाटी में ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ के घरों में ईंटें देखने को मिलते हैं, अलंकृत ईंटें, जिसका हमें साक्ष्य कालीबंगन से मिला है, क्योंकि अलंकृत चूड़ियाँ हो सकती है तो अलंकृत ईंटें भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिंक करके याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें अलंकृत चूड़ियाँ मिली है, हम लिंक करने के लिए बता रहे हैं कि चूड़ियाँ डिजाइनिंग वाले होते हैं, तो ईंटें डिजाइनिंग वाले मिल गए, तो वहाँ से हम लिंक करेंगे कि कालीबंगन में अलंकृत ईंटें के साक्ष्य मिले हैं। और आगे बात करें तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत उन्नत किस्म का था। उसके बाद यहाँ हमें क्या हुआ कि उच्च और निम्न भाग में बटा होता था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें उच्च में किलेबंदी होती थी, निम्न में नहीं होती थी। लेकिन हमें एक ऐसा एरिया मिला है कालीबंगा जिसमें दोनों में किलेबंदी होती थी, उच्च में भी और निम्न में भी। इसे याद कैसे रख सकते हैं, तो किलेबंदी मतलब कालीबंगा, किले दोनों में काला है और कालीबंगा में दोनों में काला है, तो हम किलेबंदी से कालीबंगा को याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो इसमें था जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें था कि जो घर होते थे वो रोड साइड, उसके जो दरवाजे होते थे रोड साइड में नहीं खुलते थे, बल्कि उसके अपोजिट बैक साइड खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जो घर होते थे वो रोड साइड ही खुलते थे। लोथल मतलब थल, इसमें थल आ गया तो ये मेन काम ही करेगा, इसमें मेन पार्ट ही, मतलब जिधर मेन रोड होगा हम उधर ही खुलेंगे, क्योंकि मेरे पास थल लगा हुआ है, हम मेन लैंड में काम करेंगे, बैक में नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो लोथल मतलब आगे साइड जो रोड साइड में दरवाजे खुलते थे। हम लोगों ने और क्या जाना, हम लोगों ने एक बात और जानी कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा स्नानागार देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी और गहराई 2.43 मीटर थी। और ये कहाँ से मिलता है, तो मोहन को नहाने का बहुत बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा नहाता था मोहन को नहाने का बहुत शौक था, तो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार देखने को मिलता है, बड़ा स्नानागार। अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि की बात करते हैं। कृषि की बात करें तो इनमें जो पहला है कि यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, और इसका जो साक्ष्य है हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। इसे याद रखना बेहद आसान है। जुते हुए खेत में किसको जोता जाता है, मिट्टी को, और मिट्टी काली मिट्टी एक मिट्टी का प्रकार, एक टाइप है। तो हम याद रख सकते हैं कि जुते हुए खेत, दिमाग में फ्लैश करेगा मिट्टी, कौन सा मिट्टी, तो काली मिट्टी। तो हमें याद आ जाएगा कि कालीबंगा में, काली मिट्टी से याद आ जाएगा कि कालीबंगा में इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे बात करें तो अगला है कि यहाँ की जो प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वह गेहूं और जौ थी। आगे बात करें तो हमें लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। चावल मतलब अच्छे रंग का चावल, चावल का रंग कैसा है, अच्छा है, तो हम रंगपुर याद रख लेंगे। अब चावल का जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है, थल में, जमीन में, तो लोथल थल है, तो हम याद रखेंगे चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल का उत्पादन थल से होता है, तो लोथल से मिला है। और अच्छे रंग के चावल, अच्छे उन्नत किस्म के चावल, तो रंगपुर, चावल रंगपुर और लोथल। आगे बात करें
अन्नागार की। तो अन्नागार यहाँ देखने को मिलता है। अब अन्नागार है, भंडार करने का ग्रैनरी बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता में अधिशेष उत्पादन होता होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अन्नागार हमें देखने को मिला है इस सभ्यता में। तो भंडार करने का जगह क्यों बनाया जाएगा? अगर भंडार करने का सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अधिशेष उत्पादन होता होगा, ज़्यादा उत्पादन होता होगा, तभी तो अन्नागार बनाए गए थे, तभी हमें अन्नागार देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब अगर अधिशेष उत्पादन होता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे विकसित कृषि होगी, डेवलप्ड एग्रीकल्चर होगा, यहाँ की जो कृषि होगी बहुत उन्नत किस्म की कृषि होगी, तभी तो यहाँ पे अधिशेष उत्पादन होता है और उसके लिए सामान को रखने के लिए अन्नागार बनाए गए थे। अब आगे बात करें तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार बनाया गया था वह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा इमारत है। तो हम इसे कैसे याद रखें? यहाँ से सवाल बनते हैं कि सबसे बड़े अन्नागार कहाँ से देखने को मिलते हैं, कहाँ से मिला है सबसे बड़े अन्नागार? तो मोहनजोदड़ो से। इसे याद रख सकते हैं। मोहन नाम का आदमी जो है ना वो लाजवाब किस्म का आदमी है, बहुत एकदम क्या बोलते हैं हाई फाई आदमी है, एकदम थोड़ा रईस टाइप का आदमी है। रईस क्यों है आप बोलिएगा आप कि सर इसको आप रईस क्यों बोल रहे हैं? तो रईस इसलिए बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें बड़ा स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाथ मिला है। तो अब मोहन बड़ा आदमी है तो छोटा मोटा चीज़ थोड़ी बनाएगा, पूरा बड़ा एकदम नहाने वाला पूरा बड़ा एकदम बनाया स्नानागार, एकदम आराम से नहा सकता है। अभी रईस है तो ये छोटा मोटा अन्नागार भी इसके पास थोड़ी होगा, बड़ा अन्नागार होगा सबसे बड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो से। तो हम याद रख सकते हैं कि मोहन एक बहुत रईस आदमी है मोहन, और उसके पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब एकदम रईसियत वाली चीज़ें हैं, एकदम रईस वाली, अमीर वाली। तो बड़ा स्नानागार किसके पास? मोहन के पास, यानी मोहनजोदड़ो। बड़ा अन्नागार किसके पास? मोहन के पास, यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन की बात कर लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो बैल और भैंस के पालने के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बैल और भैंस के पालने के साक्ष्य मिलते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ से हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल, ये 3 जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के इन 3 जगहों से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अब इन्हें हम याद कैसे रखें? तो बात हो रही है घोड़े की, तो घोड़े कौन चला सकते हैं? सूरवीर, राजा महाराजा लोग। हम लोग घोड़े थोड़ी दौड़ाएंगे, सूरवीर जो राजा महाराजा होते थे वे लोग घोड़े का यूज़ करते थे युद्ध में, तो कहीं बहुत जगह, तो शिकार के लिए, तो घूमने के लिए घोड़े का यूज़ करते थे। तो हम घोड़े को याद रख लेंगे। घोड़े कौन यूज करता है? सूरवीर। सूरवीर मीन्स सुतकोटदा, सूरवीर से हम सुतकोटदा को याद रख लेंगे। अब आगे बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा को कैसे याद रखेंगे? तो काली, तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता हैं इसमें जो नगर हैं उसमें रंगों के नाम में एक यही नाम देखने को मिलता है, कालीबंगा। एक तो रंगपुर है, तो रंगपुर रंग है, वो उसमें रंग दिया हुआ, लेकिन रंग का जो प्रकार है काला, लाल, पीला, हरा, तो इस टाइप में यही इसी में मिलता है नाम काला, कालीबंगा। तो घोड़े किस कलर के हैं? काले कलर के। घोड़े किस कलर के हैं? काले कलर के। तो हम याद करेंगे अच्छा घोड़े का कलर काला हो सकता है ना, तो कालीबंगा से हम याद कर लेंगे काले घोड़े, मतलब घोड़े मिले हैं कालीबंगा से। अब घोड़े तेज भागते हैं बहुत, कहाँ? थल में, सड़क पे, थल जमीन पे, नीचे, हवा में नहीं भागते, थल में एकदम इस तरह भागते लगता है हवा से बात कर रहे हो, उस तरीके से एकदम जमीन में भागते हैं। तो हम थल से याद रख लेंगे घोड़े, मतलब लोथल से भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं। अब याद करते हैं तो घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सूरवीर, सुतकोटदा। अच्छा, थल में जमीन में चलते हैं घोड़े ना, लोथल। अब घोड़े की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो काला रंग का है, तो कालीबंगा, मतलब लोथल, कालीबंगा और सुतकोटदा से हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना? हम लोगों ने जान लिया कि जुते हुए खेत मिले हैं। खेत किस तरह के होते हैं? काली मिट्टी वाले खेत हैं, तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। चावल कहाँ? लोथल और रंगपुर से मिला है। कैसे याद रखेंगे? तो चावल अच्छे रंग के हैं, अच्छे उन्नत किस्म के चावल हैं, और जमीन थल में उगाए जाते हैं, तो लोथल से चावल याद रह जाएगा। उसके बाद बात करें अन्नागार की, तो अन्नागार से हमें जानकारी मिलता है कि यहाँ पे अधिशेष उत्पादन है तभी अन्नागार है। और अधिशेष उत्पादन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विकसित कृषि देखने को मिलता है। हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे विकसित कृषि होगी तभी अधिशेष उत्पादन होगा। अब यहाँ पे जो अन्नागार है, वो जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, मोहन बहुत रईस आदमी है, उसका जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा है, एकदम बहुत बड़ा आदमी है, तो सबसे बड़ा बना लिया है। ठीक है, और स्नानागार भी सबसे बड़ा बना के रखा है। उसके बाद आगे बात करें तो पशुपालन में बैल और भैंस को पाला जाता है, और घोड़े के प्रमाण में हमें सुतकोटदा और कालीबंगा और लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले। सूरवीर लोग घोड़े चलाते हैं। सुतकोटदा काले रंग का घोड़ा है, कालीबंगा और थल में बहुत तेज भागता है, एकदम हवा जैसा बात करता है, तो लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले हैं।
अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषता की बात करते हैं, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। धार्मिक विशेषता की बात करें तो इसमें हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्पष्ट जानकारी हमें धर्म के बारे में नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि हमने प्राप्त की है अभी तक हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है। तो हो सकता है उस लिपि में धर्म के बारे में कुछ बात हो, तो जब हम पढ़ लेंगे इसके बारे में तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। वैसे भी हमें कुछ स्पष्ट जानकारी धर्म के बारे में नहीं है। अब आगे बात करें तो मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी तरीके के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी, उर्वरता देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मातृ देवी, उर्वरता देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और इनके जरिए इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। अब सवाल उठता है मातृसत्तात्मक क्या होता है सर? तो मातृसत्तात्मक मतलब जो फीमेल होती है, महिला को निर्णय लेने का अधिकार था और पितृसत्तात्मक में पुरुष को निर्णय लेने का अधिकार होता है। अभी का जो हम लोग का समाज है वो पितृसत्तात्मक है और इसमें जो अनुमान लगाया गया है उसे मातृसत्तात्मक कहा गया है। इतिहासकारों ने यहाँ जो मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा होती थी उसी के आधार पर कहा है कि हो सकता है उस सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज होता होगा। ये कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, ये शायद हो सकता है। अभी हम लोग भी देखें तो हमारे समाज में भी काली माँ की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है। तो क्या हम मातृसत्तात्मक समाज हमारा समाज है? बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है कि उस टाइम भी मातृसत्तात्मक समाज ना हो, लेकिन जो मूर्तियाँ मिली है मातृ देवी की, उर्वरता देवी की, जो साक्ष्य मिले पूजा के, तो उसी के आधार पे इतिहासकारों ने बताया है कि यह मातृसत्तात्मक समाज हो सकता था, मतलब होगा। उस सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज कहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि होगा ही होगा। अब आगे बात करें तो इस सभ्यता से हमें वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें नेचर की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। हमें यहाँ से कुबड़ वाला साँढ़ मिला है, कुबड़ वाला साँढ़ देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब अगला है कि मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मिला है। अब इसे हम कैसे याद रखें? तो मोहनजोदड़ो, मोहन ने हाथ जोड़ा किसको? दाढ़ी वाला पुजारी, पुजारी को हाथ जोड़ा। मोहन ने हाथ जोड़ा पुजारी को, दाढ़ी वाले पुजारी को। तो हमें याद रह जाएगा दाढ़ी वाला पुजारी, पुजारी को हाथ कौन जोड़ता है? मोहन जोड़ता है, यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आगे बात करते हैं। अगला है पशुपतिनाथ की मुहर, मोहनजोदड़ो से मिली है और इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस देखने को मिलते हैं। एक मुहर मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से पशुनाथ की, तो वो पशुनाथ जी बीच में है और उसके चारों ओर हमें हाथी देखने को मिलते हैं, गेंडा देखने को मिलते हैं, चीता देखने को मिलते हैं और भैंस देखने को मिलते हैं। पशुपतिनाथ को कहा जाता है, मतलब जो शिव भगवान है, शिव के आदि रूप को पशुपतिनाथ कहा जाता है। अब ये मोहनजोदड़ो से मिला है, कैसे याद रखें? तो मोहन ने हाथ जोड़ा किसको? पशुपतिनाथ जी को, पशुपतिनाथ भगवान को हाथ जोड़ा मोहन ने हाथ जोड़ा पशुपतिनाथ को, मोहन ने हाथ जोड़ा दाढ़ी वाले पुजारी को। तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुहर का साक्ष्य मिला है। अब रही बात पशुपतिनाथ के चारों ओर, तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंस है। अब आगे बात करते हैं कालीबंगा की, कि कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। काली मतलब काली माँ की पूजा, काली माँ की पूजा के लिए बड़ा सा हवन करना पड़ेगा, तो उसके लिए अग्निकुंड बनाए गए हैं। तो अग्निकुंड जैसे आएगा कि अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड कौन से भगवान? काली माँ की पूजा के लिए है। अच्छा, काली माँ, तो कालीबंगा से अग्निकुंड, मतलब अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अब आगे बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के भी हमें साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका मतलब क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य उपासना करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य उपासना का सिंबल है और इससे हम जानते हैं कि ये सूर्य के उपासक थे और वृक्ष के भी उपासक थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरी तरीके से प्रकृति को देवता भगवान की तरह मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे इस सभ्यता के लोग। अब अगला है शवदान प्रक्रिया। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में हमें दो बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है किसी भी धर्म की पूजा की पद्धति। हर धर्म की पूजा की पद्धति अलग अलग होती है। हिंदू धर्म में पूजा करने का तरीका अलग होता है,
मुस्लिम धर्म में पूजा करने का तरीका अलग होता है, ईसाई में पूजा करने का तरीका अलग होता है। मतलब हर धर्म का पूजा करने की जो पद्धति होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। अब बात करें तो अगला है शवदान प्रक्रिया, और हर धर्म में शवदान प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, ईसाई में भी दफनाया जाता है। मतलब हर धर्म के अलग अलग पूजा की पद्धति होती है और अलग अलग शवदान की प्रक्रिया होती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें किस तरीके की प्रक्रिया थी उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शवदान प्रक्रिया में, फ्यूनरल में, तो शवों को जलाना, इसको जलाने का स्रोत हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। शवों को जलाने का जो साक्ष्य है हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, यानी यहाँ शवों को जलाया जाता था, इसका साक्ष्य मिलता है। आगे बात करें तो शवों को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। शवों को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से हमें शवों को जलाने का साक्ष्य मिला, हड़प्पा से हमें शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला। मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कोई एक धर्म से रिलेटेड नहीं था, उसमें मल्टी डायमेंशनल रिलीजन था, मल्टी डायमेंशनल रिलीजियस देखने को मिलता है। तो अब आगे बात करें, युग्म समाधियाँ भी देखने को मिलती है लोथल और कालीबंगा से। अब यहाँ हमें युग्म जोड़े में समाधियाँ देखने को मिलते हैं लोथल और कालीबंगा से। तो यहाँ से हम शायद यह अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हो सकता है कि सती प्रथा जैसी कोई सिस्टम रही होगी। इस वजह से युग मतलब अगर पति मर गया है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी दफनाया जाता होगा। तो इस टाइप का प्रथा चलता है, ये स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं, चलता होगा, एक अनुमान लगा सकते हैं किस आधार पे। तो यहाँ पे युग्म समाधियाँ देखने को मिलती है, जोड़े में समाधियाँ देखने को मिलती है। कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है और कालीबंगा से मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को समझ लिया। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि मातृ देवी और उर्वता देवी के पूजा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और इस आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि हो सकता है यहाँ मातृसत्तात्मक समाज रहता होगा। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले, कुबड़ वाला सांड मिला, मोहनजोदड़ो से हमें दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मिला। मोहन ने हाथ जोड़ा पुजारी को, दाढ़ी वाला पुजारी को, तो दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। आगे बात करें, हमें पशुपतिनाथ की मुहर मिली मोहनजोदड़ो से, मोहन ने हाथ जोड़ा पशुपतिनाथ जी को, तो पशुपतिनाथ की मुहर मोहनजोदड़ो से, जिनके चारों ओर हमें हाथी, गेंडा, चीता और भैंस देखने को मिलते हैं। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड देखने को मिलता है, अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। काली माँ की पूजा के लिए अग्निकुंड की जरूरत पड़ती है, अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा। स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलते हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, जिनसे हमें यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य के उपासक रहे होंगे। सावधान प्रक्रिया में हमें देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है। शवों को जलाने की प्रक्रिया हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, शवों को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है, और लोथल और कालीबंगा से हमें युग्म समाधियाँ देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के यातायात की क्या व्यवस्था थी, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता था, व्यापार की क्या व्यवस्था थी, वहाँ पर ट्रेड किस तरीके से होता था, इसके बारे में जानेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।